हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मॉडल सेट 1 है जो कि ऑफिशियल, जी हाँ, ये मॉडल सेट 1 है। आर्मी पब्लिक स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बाय द वे, जिन्होंने नोट्स परचेज किया उनको ये पीडीएफ नहीं मिल रही है तो आप जो है व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर लीजिए, आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाय द वे, एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम लोग यहाँ पे आंसर ढूंढेंगे। चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। एग्जीबिशन बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, इसकी बात की गई है। G20 मेंबर को ये दिखाया गया है। अब आपको बताना है कि ये कहाँ दिखाया गया था, किस प्लेस पे दिखाया गया था। फोटो आप देखोगे, आंसर आपको दिखेगा। यहां से देख लीजिए, मीनाक्षी लेखी जो कि न्यू दिल्ली से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और सभी के हैंड में जो है आपको नोटों वाला जो एग्जीबिशन है वो आपको दिखेगा। कहाँ दिखेगा, आंसर देखो। बैंकिंग ऑन हेरिटेज एग्जीबिशन इनोग्रेटेड इन न्यू दिल्ली, आंसर आपको दिख गया। सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मुंबई है, बेंगलुरु है, इसके बाद जो है नागपुर है। तीनों ऑप्शन कट जाएगा, न्यू दिल्ली वाला ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए में। और टू बी प्रिसाइज आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स न्यू दिल्ली में ये किया गया है। फर्स्ट आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। रिसेंटली ऑन द डैश एनिवर्सरी, देखिए आपको बस ये पूरे क्वेश्चन का मर्म मैं आपको समझा देता हूं। फ्रांस और इंडिया जो है रोड मैप तैयार करने वाला है कि ये बहुत आगे जाएंगे वगैरह वगैरह, इन्होंने बातें करी है। आपसे सवाल ये पूछ लिया गया है, इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है दोनों कंट्री के बीच में, इंडो फ्रेंच जो रिलेशन है वो कितने साल का हो चुका है, ये आपको बताना है। 5th 75 25 या फिर 15। तो देखिए इसका जो सही जवाब है, हम लोग जो है 25 साल से जो है फ्रांस के साथ जो है रिलेशन स्टेब्लिश करके रखा है हम लोगों ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ आपको जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहां से देखिए, यहां से जो है ये मैक्रो की फोटो आपको दिखेगी, फ्रांस के प्रेसिडेंट है, और यहां से पीएम मोदी की फोटो आपको दिखेगी। और ये कब हुआ है, 13 जुलाई 2023 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आपको मेरे हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो 499 में आप ये परचेज कर सकते हो। आखिरी समय में आपके पास कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है तो दिस इज वेरी फ्रूटफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। और आर्मी स्कूल मैंने 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है, तो उस सारे एक्सपीरियंस को मैंने इस नोट्स में जो है रख दिया है। आप इसे ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली which among the following countries become the first country to ban single use product, जो प्रोड्यूस प्लास्टिक है ना, ग्रोसरी स्टोर पे इन्होंने बैन कर दिया है। याद रखिएगा, ये सारे काम आपको यहां दिखेगा। कहां पे, न्यूजीलैंड। अब आप बोलोगे इंडिया या फिर यूएसए में ये काम क्यों नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ अ वास्ट कंट्री। न्यूजीलैंड बहुत ही छोटा कंट्री है, यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट बहुत होते हैं, यहाँ पे बहुत ही वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो ऐसे में न्यूजीलैंड ये काम को अच्छे से कर पाता है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको बीबीसी की आर्टिकल दिखा देता हूँ ताकि आप चीजों को और अच्छे से समझ पाओगे। न्यूजीलैंड बैन्स प्लास्टिक फॉर फ्रेश प्रोड्यूस इन अ सुपर मार्केट। यहाँ पे सुपर मार्केट इन्होंने लिखा है, यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर लिखा है, तो आपको क्लियर आंसर मिल चुका होगा। ऑप्शन सी के साथ आपको जाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे यहां पे देखिए सवाल पूछा गया है किसके बारे में, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां से ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर अगर आपको एक वीडियो चाहिए होगी तो नीचे ब्लूम्स जो है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नीचे आप कमेंट कर देना। फिलहाल क्या पूछा गया है सवाल, तो देखिए ब्लूम्स के अकॉर्डिंग जो है 3 इफेक्टिव हैं, उनके जो है 3 फैक्टर हैं। क्या क्या है, कॉग्निटिव स्किल होना चाहिए आपके अंदर, इफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव यानी कि जहां पे आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। अफेक्टिव का मतलब होता है इमोशन, इसकी बात कर रही है यहाँ पे, इमोशन की बात यहाँ पे की जा रही है। इमोशन में आपका गुस्सा आ सकता है, एंगर आ सकता है, लव आ सकता है, एंजाइटी आ सकती है। और साइकोमोटर में यानी कि आप फिजिकली किसी काम को करते हो, चाहे वो लिखने का काम हो, दौड़ने भागने खाने पीने का काम हो, ये साइकोमोटर में किया जाता है। देखिए अब आपसे क्या पूछा गया है, जस्ट थिंक, क्वेश्चन को पढ़िए। थिंक करने के लिए, स्टडी करने के लिए और लर्न करने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, कॉग्निटिव स्किल का इस्तेमाल करोगे। डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अ गुड नंबर ऑफ क्लासरूम प्रैक्टिसेस आर अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। बहुत अच्छी बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल लाइफ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक ही क्लासरूम में अलग अलग कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, गर्ल्स बॉयज सारे लोग यहाँ पे बैठे। एक्चुअली गर्ल्स और बॉयज भी एक जो है जेंडर बायसनेस या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की ओर रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग बैठे, चाहे वो उनका सेक्स कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है। आगे देखिए, कोई बच्चा अगर बहुत कमजोर है, आईक्यू उसकी कम है, या फिर किसी का आईक्यू बहुत अच्छा है, फिर भी उसे आप एक ही क्लासरूम में पढ़ाओगे और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। अगर कोई जो है स्पेशल एबल चिल्ड्रेन है, यानी कि जिसे आप बोलचाल की भाषा में बोल देते हो विकलांग या फिर दिव्यांग, उनको भी जो है एक ही क्लासरूम में आपको पढ़ाना है। आई रिपीट, एक ही क्लास में। मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी खराब है, विकलांग या दिव्यांग मैंने बोल दिया, बट मेरे कहने का पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि आप अच्छे से समझ पाओ। स्पेशल नीड्स या फिर स्पेशल एबल पीपल समझना कुछ लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसे जो है सरल भाषा में, जो कि हमारे सोसाइटी में चलती है, वैसा मैंने बताया। तो फिलहाल इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है क्या सम इंक्लूसिव जो प्रैक्टिस है वो करना चाहिए क्लासरूम में। कोलैबोरेटिव टीचिंग, यानी कि देखो कोलैबोरेटिव शब्द जहां से भी कोलैब की बात आ जाए, एक दूसरे से सीखने की बात आ जाए, बहुत ही फ्रूटफुल होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए डेफिनेटली अच्छा होता है, ये तो हम लोग रखेंगे, ये पॉजिटिव है आपके लिए। आगे देखिए, पीयर ट्यूटोरिंग, ये भी बहुत अच्छी बात है, जहां से आप अपने दोस्तों से चीजों को सीखते हो। दोनों ही आंसर सही है। और मल्टी लेवल इंस्ट्रक्शन, यानी कि अलग अलग जो है इंस्ट्रक्शन मिले और वहां से जो है आप लर्निंग कर पाओ, तीनों आपका क्या हो गया, पॉजिटिव लर्निंग हो गई। तो यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी आंसर आपका क्या है, करेक्ट है। यहां पे पी मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अब जो है इसमें जो है एज की बात की जा रही है, कितने 5 साल के बच्चे, अब जो है एक 1 क्लास से पहले इन्हें कहां पे मूव कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। अभी जो है अगर आप केवीएस की बात करो, वहां पे बाल बाटिका नाम के क्लासेस को जो है इसे जो है इंट्रोड्यूस किया गया है क्लासरूम में, अच्छी बात है। यहाँ पे जो है जो 1 क्लास से नीचे के बच्चे हैं, जिन्हें आप अभी देखना, जो बड़े बड़े घरों के लोग होते हैं या फिर मिडिल क्लास के लोग भी जो है प्ले स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं। तो ये प्ले स्कूल जो है इसे क्या कहा गया है, तो देखिए प्री प्रेटरी इज द राइट आंसर, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के एग्जाम को दिया है, वहां पे पीआरटी नहीं प्री प्रेटरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, लेयर्स ऑफ एयर सराउंडिंग द एयर इज, देखिए इसके ऊपर मैं नोट्स बना रहा हूं और जो भी नोट्स जिन लोगों ने परचेज किया है उनको मिल जाएगा। यहां से आर्मी स्कूल में 1 मार्च हमेशा से फिक्स रखा है। मैंने 2012, 2013, 2014 के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, वहां से एक सवाल तो आता ही आता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल आपको मॉडल सेट में दिया गया है, पूछा गया है लेयर ऑफ एयर को क्या कहते हैं, सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड, जो अर्थ के आसपास है उसे क्या कहा जाता है। सीधा सा जवाब है, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इसके अलावा जो है टोपोस्फेयर, हेमिस्फेयर, अलग अलग बातें हैं, वो नोट्स में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मलेरिया डिजीज जो है क्यों होता है, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा, बिल्कुल नहीं, प्रोटोजोआ के द्वारा जो है मलेरिया होता है, याद रखिएगा। मलेरिया में जो है आपको ठंड लगती है और फिर बाद में गर्मी भी लगती है, डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय द वायरसेस, यानी कि वायरस के द्वारा ये नहीं होता है, इसकी बात की गई है। तो देखिए वायरस के द्वारा जो है कोलेरा नहीं होता है, याद रखिएगा, वायरस के द्वारा जो है कोलेरा नहीं होता है। और कोलेरा जो है गंदे पानी को अगर आप पियोगे तो इससे जो है आपको कोलेरा होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, इस बात को खास, इसका जो है खास ख्याल रखिएगा। और कोलेरा के बारे में एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसका एक और नाम है, ठीक है, इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा, शायद ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, याद रखिए। इसे ब्लू डेथ भी कहा जाता है, इसे जो है ब्लू डेथ भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मैं इसे थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, जी हाँ, ब्लू डेथ भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द नेम ऑफ अ ग्रैंडफादर ऑफ अशोका, अशोका द किंग, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। अशोका के ग्रैंडफादर कौन थे, मैं आपको ये क्वेश्चन का जवाब तो दे दूंगा, लेकिन आपको इनके पिताजी का नाम नीचे कमेंट करके बताना है कि अशोका के फादर का नाम क्या था, नीचे कमेंट करके आप लोग बताएंगे इसका जवाब। फिलहाल मैं आपको इसका जवाब बता देता हूं अशोका के बारे में। तो देखिए अशोका के जो पिताजी थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ए इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया कॉल्ड, इंडिया में जो कंज्यूमर मूवमेंट हुए थे उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे जो है कंज्यूमर ग्रुप भी कहा, वेट अ मिनट, इसे जो है कंज्यूमर फॉर्म्स भी कहा जाता है और प्रोटेक्शन काउंसिल भी कहा जाता है। दोनों सही है, बी और सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी की ओर अगर आप बढ़ते हो, डी में दोनों की बात की गई है, तो डी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कॉल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री,
पूरे कंट्री से ये जो है अलग हो गया, उसका नाम आपको बताना है। कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडे जगह की बात की जा रही है। लेह, कारगिल, लद्दाख या द्रास। तो देखिए इसका नाम सही जवाब है लद्दाख। आपको याद होगा करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, जब लद्दाख का कनेक्शन जो है इंडिया से कट गया था। एक्चुअली बहुत बर्फबारी होती है तो ये सारी प्रॉब्लम वहां पे आम है, नॉर्मली है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको दिखेगा, पूछा गया है 0.8% को आप कैसे जो है एक्सप्रेस कर सकते हो। चलिए पहले 0.8 को लिख लेते हैं, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। यहां पे हम लोग परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं, 1/100। डेसिमल हटा देंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, और इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 8/1000 आएगा। अब इसे जो है हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल में चेंज कर लेंगे। 3 डिजिट के बाद जो है डेसिमल पड़ेगा, तो 8 0 0 और पॉइंट और एक जीरो आगे आप लगा दो। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर देखो आपका कौन दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए दिख जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, और समझ में नहीं आए तो फिर से मैं अगली वीडियो में इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अब आपसे पूछ लिया गया है एलसीएम ऑफ अ 2 नंबर इज 36। 2 नंबर का एलसीएम क्या है, 36 है। दोनों नंबर हो सकता है 66 हो सकता है 94 हो, या फिर 49 हो। चलिए कोई बात नहीं। अब दोनों नंबर का रेशियो आपको गिवन है, आप क्या करो, एलसीएम आपको गिवन है, 2 नंबर रेशियो में गिवन है, दोनों नंबर को आप कंसीडर कर लो, उसका एलसीएम को 36 के बराबर लिख दो। नहीं समझ में आया, देख लेते हैं। अब जो है नंबर्स, आप मान लो कि नंबर आपका क्या है, जब भी रेशियो में क्वेश्चन दिया रहे उसे एक्स में आप कन्वर्ट कर दो। 3x मान लो पहला नंबर, दूसरा नंबर आप कंसीडर कर लो 4x। अब दोनों का एलसीएम अगर आप लोगे तो दोनों का एलसीएम जो है आपके सामने मिलेगा, वो आ जाएगा 6x। क्या आ जाएगा, 6x एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे देखो एलसीएम पहले से गिवन है, क्या है 36, यानी कि 6x इज इक्वल टू 36। तो 6 से जो है ये 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 6। x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। थोड़ा सा जगह का जो है प्रॉब्लम है। अब आपसे पूछा गया देन द सम ऑफ द नंबर, x की वैल्यू 6 आई हुई है। क्लियर हो गई बातें यहां तक। अब देखिए इसे मैं आगे सॉल्व कर देता हूं। 3x और 4x दोनों नंबर था आपका, x की वैल्यू 6 आई थी तो ये 18 और ये 24 हो गया। दोनों को आप यहां 6 बैठा दोगे तो ये 4 6 जा 24, 3 6 आवर्स 8। क्लियर हो गई बातें। अब दोनों को प्लस करके आपसे आंसर पूछा गया था, देखिए सम बोला गया था करने के लिए, दोनों को ऐड कर दो। 8 4 12, 3 और 2 42। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसी तरह के छोटे छोटे मैथ्स के क्वेश्चन चाहिए होंगे, एक वीडियो में डेडिकेटेड बना दूंगा, नीचे कमेंट करके मैथ्स लिख देना, एक वीडियो इसके ऊपर आ जाएगी। फिलहाल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 42। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन क्लास 9 का है। आई रिपीट, ये क्वेश्चन 9 का है। 9th में जो है आपको ये मिलेगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपसे पूछ लिया गया है कि एक px है और ये जो है इसे आप gx मान लोगे, मैं आपको बता देता हूं। और gx इज इक्वल टू 0 किया जाता है, आपको याद रखना चाहिए। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, अब इसी -1 को आप यहाँ पे px में पुट कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 3 दी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 9 में जो है इंट्रोडक्शन होता है उस क्लास में ये बताया जाता है। p की वैल्यू आप क्या कर दो, -1 पुट कर दोगे तो 3 मिल जाएगा। अब जहां जहां x है वहां पे आप 3 पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 3 है। अब 2a और -1 का स्क्वायर कर दोगे। इसी तरह से -5x इंटू -1 कर दोगे, और फिर -7 इज इक्वल टू 3 कर दोगे। सॉल्व करोगे, देखिए -1 पे पावर कभी भी ऑड नंबर हो तो वो -1 ही रहता है। क्लियर हो गई बात है। यहाँ पे इवन नंबर अगर -1 पे पावर आ जाए तो वो प्लस हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2a बन जाएगा। और प्लस माइनस यहाँ पे अगर आप -1 पुट कर दोगे x की जगह पे, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि +5 आ जाएगा, और -7 इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गई बातें। 5 और 7 को करोगे तो यहाँ -2 बचेगा और -1 -3 बचा, यानी कि 2a - 3 इज इक्वल टू 3। अब 2a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। थोड़ा गंदा बन गया बट क्या ही करूँ, वो डिजिटल बोर्ड इसके लिए प्रॉपरली चाहिए होता है। टैब या फिर ये लैपटॉप से बनेगा नहीं। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेट अ मोमेंट, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द, देखिए सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ लिया गया है। यहाँ पे जो है आपको बताना है कि 2 डजन में आप जो है यहाँ पे इंग्लिश का ये सवाल है, आप यहाँ पे कॉस्ट लगाओगे या कॉस्टिंग लगाओगे या फिर कॉस्टेड लगाओगे। इंग्लिश का ये सवाल है, अगर आप अच्छे से देखोगे 2 डजन की बात की गई है। ठीक है, 2 डजन की बात की गई है। यहाँ पे इंग्लिश वाला सवाल है और बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ पे जब भी यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए जो है ये यहाँ पे एस लगेगा, यानी कि कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगा आंसर। ए के साथ आपको जाना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर।
यहाँ पे देखिए इनमेट्स की बात की गई है, एस लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में है और यहाँ से पूछ लिया गया कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखो वाज वाला ऑप्शन तो होने से रहा, वर वाला इज द राइट आंसर। वर नॉट बीइंग, यहाँ पे जो है नॉट वर बीइंग ट्रीटेड, यहाँ पे कहाँ है ऑप्शन ए के साथ है। देखिए द इनमेट्स वर नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल बाय देयर केयर टेकर्स, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नवजीवन में घनश्याम, नवजीवन दो हमें घनश्याम, ये सेंटेंस है और आपको जो है यहाँ पे अलंकार बताना है इसमें क्या होगा। देखिए यहाँ पे घनश्याम का अलग अलग अर्थ है, याद रखिएगा यहाँ पे घनश्याम का जो है अलग अलग अर्थ है और घनश्याम का अर्थ भगवान भी होता है, कृष्ण भी एक्चुअली जो है घनश्याम आपको पता ही है। नवजीवन दो हमें घनश्याम, ठीक है। नवजीवन, देखिए अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जब एक ही शब्द बार बार आए, एक ही शब्द बार बार आए, याद रखिएगा एक शब्द बार बार आ जाए तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे नवजीवन, यहाँ पे जो घनश्याम है वो एक ही है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो अलग अलग मीनिंग आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इसका तो सही आंसर है वो श्लेष होगा। जब भी एक के बारे में बहुत अलग अलग चीजें करी जाए तो उसका आंसर क्या होता है, श्लेष अलंकार होगा। याद रखिएगा हमेशा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अब देखिए यहाँ पे घनश्याम का अर्थ मैं आपको बता दूं, एक तो कृष्ण भगवान को घनश्याम कहा जाता है, ठीक बात है, और दूसरी बात कृष्ण भगवान के जगह पे घनश्याम को बादल भी कहा जाता है। बादल का जो पर्यायवाची शब्द है वो घनश्याम है, हथौड़ा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक ही शब्द का अलग अलग मीनिंग आया, इसलिए हम लोग श्लेष अलंकार के साथ आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। वेट, अगला सवाल देखो यहाँ पे है उज्जवल, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। उज्जवल जो है आप आधा आधा जौ वाले दो मात्रा को लिखोगे, सी इसका सही जवाब होगा। अब एक और मैं सवाल आप लोगों से पूछ ही लेता हूं, आप श्रृंगार कैसे लिखोगे, नीचे कमेंट करके श्रृंगार लिख कर दिखाना, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग जेन्युइनली जानते हैं। अगला सवाल देखो, किस विकल्प के सभी पर्यायवाची शब्द रूप से सही रूप से लिखे गए हैं। तो देखिए तुरग मतलब भी घोड़ा होता है, अश्व मतलब भी घोड़ा होता है मतलब भी घोड़ा और सैंधव मतलब भी घोड़ा होता है। तो ए ही आपका सही जवाब है, जहां पे सभी जो हैं अश्व के अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं। फिर से आप लोगों को दोहराता हूं, मेरे हैंड रिटेन नोट्स आप 499 में ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। 100 रुपीज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।